हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है राघव प्रोडक्टिविटी इन्हेंसर लिमिटेड। दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें पिछले कुछ समय से एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस कंपनी का Q4 या FY26 का रिजल्ट आ चुका है और जो रिजल्ट देखने को मिला है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट के द्वारा जो कमेंट्री की गई है वो बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रही है। दोस्तों, उस कमेंट्री में मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, इसके अलावा इस कंपनी के द्वारा कौन सा बिजनेस किया जा रहा है, फ्यूचर में ये कंपनी किस हिसाब से अपना जो कैपेसिटी या ग्रोथ प्लान है वो किस हिसाब से कर रही है, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इस कंपनी के कुछ प्रमुख पैरामीटर के बारे में। तो कंपनी का जो पी है वो 58.6 देखने को मिल रहा है और इंडस्ट्री का जो पी है वो 37.3 है। तो पी के हिसाब से ये कंपनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, यानी अभी ये फेयर वैल्यू पर नहीं देखने को मिल रही है। ROC 31.2 है और ROE 25.0 है। ये दोनों पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव देखने को मिल रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात की जाए तो ये 0.025 है, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात की जाए तो ये दोस्तों 97.7, ये भी पैरामीटर बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। पीजी रेशियो की बात की जाए तो ये थोड़ा हाई देखने को मिल रहा है और पीजी रेशियो 1.98 है। कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनका कोई भी स्टेक प्लेज नहीं है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों, जो कंपनी के बेसिक पैरामीटर होते हैं वो सब बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। दोस्तों, राघव प्रोडक्टिविटी इन्हेंसर लिमिटेड एक भारतीय कंपनी है जो मुख्य रूप से कार्बन आधारित एडिटिव्स का निर्माण और निर्यात करती है। इसका उपयोग स्टील, फाउंड्री और अन्य मेटल इंडस्ट्री में किया जाता है। यदि कंपनी के बिजनेस की बात की जाए तो कार्बन आधारित एडिटिव्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें उच्च मात्रा में कार्बन होता है, जैसे CPC, CP, GPC। इनका निर्माण पेट्रोलियम, कोक या कोयले को उच्च तापमान पर प्रोसेस करके किया जाता है, जिससे शुद्ध और स्थिर कार्बन प्राप्त होता है। इसका मुख्य उपयोग स्टील और फाउंड्री इंडस्ट्री में किया जाता है, जहां पिघले हुए धातु में कार्बन की मात्रा बढ़ाने और गुणवत्ता सुधारने के लिए इन्हें मिलाया जाता है। इससे धातु की मजबूती, टिकाऊपन और कास्टिंग क्वालिटी बेहतर होती है। ऑटोमोबाइल, मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इसका व्यापक उपयोग होता है। ये दोस्तों, इसके प्रमुख प्रोडक्ट की बात की जाए तो CPC कार्बन राइजर, कार्बन एडिटिव्स और GPC ये इसके प्रमुख प्रोडक्ट होते हैं। मार्केट और ग्राहक की बात की जाए तो कंपनी अपने प्रोडक्ट भारत के साथ साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट करती है। इसके ग्राहक मुख्य रूप से स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, फाउंड्री कंपनियां, ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां इसकी क्लाइंट होती हैं। बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो कंपनी कच्चा माल खरीदती है, उसे प्रोसेस करके उच्च गुणवत्ता वाले CPC बनाती है, फिर इसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर बेचती है। ये दोस्तों, कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो एक साल पहले कंपनी का जो इनकम था वो था 51, अभी 71 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी की इनकम में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 था जो कि बढ़कर 21 तक पहुँच चुका है। और यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो एक साल पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% था और ये बढ़कर 30%, 28% था दोस्तों, ये बढ़कर 30% तक पहुंच गया है। तो यहाँ पर भी आपको एक ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये नेट प्रॉफिट की बात की जाए, एक साल पहले नेट प्रॉफिट 10 था जो कि बढ़कर 15 तक पहुंच चुका है। यानी कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, लास्ट क्वार्टर यानी Q4 या FY26 के बाद
रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट के द्वारा कमेंट्री जारी की गई है उसमें मैनेजमेंट के द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है मैनेजमेंट के द्वारा डिमांड और मार्केट कंडीशन के बारे में। तो यहाँ मैनेजमेंट ने बताया है कि ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री में थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन रिजल्ट से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जो अंदर की बातें होती हैं, डिमांड कैसी है, इन सब के बारे में जो मैनेजमेंट को पता होता है वो शायद रिजल्ट नहीं दिखाता है। तो इसीलिए किसी भी कंपनी के रिजल्ट के बाद जो मैनेजमेंट के द्वारा कमेंट्री जारी की जाती है उसके बारे में स्टडी करना ज़रूरी होता है। खासकर यूरोप और कुछ एशियन मार्केट में डिमांड धीमी रही है, इसके कारण कंपनी का के जो कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ है वो उस हिसाब से देखने को नहीं मिला है जैसा इनकम ग्रोथ देखने को मिला है। दोस्तों, इनकम ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ में डिफरेंस क्या होता है? तो मान लीजिए कोई सामान कंपनी बेच रही है, अभी 10 किलो बेच रही है, वो 10 रुपये बेच रही है, लेकिन कंपनी अभी 11 किलो सामान बेच रही है, वो 15 रुपये में बेच रही है। तो कंपनी का इनकम तो बढ़ गया, लेकिन जो क्वांटिटी है वो नहीं बढ़ी है, और इनकम बढ़ा है उसका रेट बढ़ाने के कारण। तो कंपनी यहाँ बताना ये चाह रही है कि कंपनी की इनकम में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन जो ग्रोथ वॉल्यूम में होनी चाहिए वो ग्रोथ अभी देखने को नहीं मिली है। मार्जिन पर दबाव बना हुआ है, कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे कंपनी के ईबीटा मार्जिन पर दबाव आया है। हालांकि कंपनी ने प्राइस पास थ्रू करने की कोशिश की है, पर प्राइस पास थ्रू करने का मतलब जो कच्चे माल की कीमत बढ़ती है उसको कंपनी जो यूजर होते हैं उनको ट्रांसफ़र कर देती है। प्राइस पास थ्रू करने का मतलब यही होता है। दोस्तों, एक्सपोर्ट बिजनेस पर मैनेजमेंट ने बात करते हुए बताया कंपनी का फोकस अभी भी एक्सपोर्ट मार्केट पर बना हुआ है। नए देशों में ग्राहक जोड़ने की रणनीति जारी है। लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट बड़ा ग्रोथ ड्राइव रहेगा। कैपेसिटी और ऑपरेशन पर बात करते हुए मैनेजमेंट ने कहा कि प्लांट यूटिलाइजेशन स्थिर रहा है। कंपनी ऑपरेशनल इफिशियंसी बढ़ाने पर काम कर रही है। लागत नियंत्रण पर खास ध्यान दिया जा रहा है। फ्यूचर आउटलुक के बारे में मैनेजमेंट ने बताया है कि स्टील डिमांड धीरे धीरे रिकवर हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से सपोर्ट आने वाले समय में मिलेगा। कंपनी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को लेकर पॉजिटिव दिखाई दे रही है। ये दोस्तों, कंपनी के पीएनएल की बात की जाए तो कंपनी की जो इनकम है वो हर साल लगातार अच्छे तरीके से बढ़ रही है। मार्च 2021 में कंपनी की टोटल इनकम 65 थी, जो कि बढ़कर 257 तक पहुंच चुकी है। और ये नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट 2021 में सिर्फ 9 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 55 करोड़ तक पहुंच चुकी है। और आप नीचे देख सकते हैं कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो हर साल अच्छी तरीके से बढ़ रही है। ये दोस्तों, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात की जाए तो ये तीनों के तीनों पैरामीटर बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट की बात किया दोस्तों तो कंपनी के पास रिजर्व 199 करोड़ यानी 200 करोड़ के आसपास है, और जो बोरिंग देखने को मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ के आसपास बोरिंग देखने को मिल रही है। दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो कंपनी के प्रमोटर के पास 62.91% का स्टेक है, जो कि काफ़ी लंबे समय से सेम स्टेक देखने को मिल रहा है। एफआई के स्टेक की बात की जाए तो एफआई का स्टेक एक क्वार्टर पहले 0.11% था, जो कि बढ़कर 0.36% देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर एफआई ने बाइंग की है। पब्लिक के स्टेक की बात की जाए तो पब्लिक का स्टेक एक क्वार्टर पहले 36.98% था, जो घटकर 36.73% देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर जो आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहे हैं। और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी तक जितने पैरामीटर की हमने बात की है, जिन टॉपिक पर बात की है, उसके हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आगे हम वीडियो में इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन और फ्यूचर ग्रोथ प्लान के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोस्तों, फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान की बात की जाए, नई कैपेसिटी जोड़ना कंपनी ने लगभग 1,20,000 मीट्रिक टन की नई कैपेसिटी जोड़ने का प्लान बनाया है। इससे कुल क्षमता 4,14,000 मीट्रिक टन पर एनम से बढ़कर 5,34,000 मीट्रिक टन पर एनम हो जाएगी।
निवेश की बात की जाए कि कंपनी ने यहाँ निवेश कितना किया है, तो इस विस्तार पर करीब 20 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। यह निवेश कंपनी अपने खुद के कैश से करेगी, यानी कंपनी यहाँ पर कोई कर्जा नहीं ले रही है, जो कि कंपनी के फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। टाइमलाइन की बात की जाए तो यह कैपेसिटी विस्तार अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है, यानी आने वाले 6 महीने में, 6 से 8 महीने में ये जो कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है वो पूरी हो जाएगी, और जो यहाँ से कंपनी को इनकम मिलेगा वो इसके रेवेन्यू में जुड़ने वाला है, यानी कंपनी में आने वाले समय में एक बड़ी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। विस्तार की ज़रूरत क्यों पड़ी है? वर्तमान में कंपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80 से 90% है, यानी जो प्लांट है वो फुल लोड पर चल रहे हैं, इसलिए बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए विस्तार जरूरी है। फ्यूचर ग्रोथ प्लान की बात की जाए तो कंपनी 39+ देशों में एक्सपोर्ट करती है। आगे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में तेज़ी से विस्तार का प्लान है। एक्सपोर्ट को बड़ा ग्रोथ ड्राइव बनाया जा रहा है। मार्केट शेयर बढ़ाने पर कंपनी ध्यान दे रही है। वर्तमान में मार्केट शेयर 14% है और कंपनी का लक्ष्य है 30% तक इसको बढ़ाना। नए ग्राहक और क्रॉस सेलिंग पर कंपनी फोकस कर रही है। R&D और नए प्रोडक्ट पर कंपनी लगातार ध्यान दे रही है। कंपनी R&D फैकल्टी स्थापित कर रही है। फ्यूचर में नए प्रोडक्ट पर कंपनी रिसर्च करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जो कंपनी का रेवेन्यू टारगेट है 2027 के लिए वो है 500 से 5500 करोड़ रेवेन्यू टारगेट कंपनी के द्वारा रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ा टारगेट देखने को मिल रहा है। अभी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 200 करोड़ है, यानी कंपनी आने वाले 2 सालों में, आने वाले 1 साल में कंपनी अपनी इनकम को डबल से भी ज़्यादा करना चाह रही है और उस पर काम भी कर रही है। यदि कंपनी का जो प्लान है उस हिसाब से सब कुछ सही होता है तो आने वाले समय में इस कंपनी में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।